चलो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? न्यूक्लियस स्टार्ट किया था, न्यूक्लियस का। ओके, एटॉमिक मास बताया था कि हम जो भी एलिमेंट है उनका मास बताते हैं, उसके लिए यूनिट यूज करते हैं एटॉमिक मास। हाँ, तो वन एटॉमिक मास इक्वल टू होता है दिस मच केजी। ओके, दिस मच केजी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? ठीक है, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। उसके बाद एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास इज ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आइसोटोप्स के बारे में देखा। आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, उसके बाद आइसोबार क्या था? सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, दो अलग अलग एलिमेंट्स है। ओके, ऊपर दोनों तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो अलग अलग, क्योंकि उनका जो है एटॉमिक मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक मास सेम है तो उनको एक कैटेगरी में हम लाते हैं, तो उस कैटेगरी का नाम क्या दिया यहाँ पे? आइसोबार। आइसोटोन्स मतलब हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अलग अलग भले ही हो, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो दैट्स कॉल्ड आइसोटोन। उसके बाद बात करते हैं किसकी? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज जो है उसकी रेडियस का फॉर्मूला दिया है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डेंसिटी मैंने बताई, ठीक है, डेंसिटी इतनी होती है, उसकी वैल्यू याद रखो। मास एनर्जी की बात कर रहे हैं कि मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक मास है तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है? दैट इज इक्वल टू दिस मच, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, तो हमने निकाली, फॉर्मूला यूज करते। उसके बाद बात करते मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट क्या है? हुँ? देखो, जो न्यूक्लियस के मास की अगर बात करें तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो सीधी सी बात है, तो न्यूक्लियस का मास कितना आएगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनका मास का एडिशन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनके मास का एडिशन, उसके बराबर उसका मास आना चाहिए। ये हमने अज्यूम किया, मतलब एक्चुअली इतना आना चाहिए। ओके, इतना आना चाहिए। देखो, इतना एक का मास इतना है, मल्टीप्लाई बाय उतने नंबर, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, मल्टीप्लाई बाय उसके नंबर। ये हमने अज्यूम किया, पर रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उसमें नहीं जाना क्या कैसे क्या निकाला, बस आया है रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करके, तब हमारा मास कितना, जो हमारा मास जो आया वो अज्यूम से थोड़ा सा क्या आया? कम आया। मतलब जो हमने अज्यूम किया है उससे क्या आया है? कम आया है। ओके, दिस इज द एक्चुअल मास, कम आया है। तो ये जो मास का डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? मास डिफेक्ट। ये जो मास का डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? मास डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली भी जो हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं मास, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्या है? एक्चुअल मास से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो अज्यूम कर रहे हैं उससे हमारा जो एक्चुअल मास है वो क्या है? कम है। वो क्या है यहाँ पे? कम है। तो अगर मुझे न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना है? अलग अलग करना है। जैसे मान लो मेरे पास जो है इस तरीके मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इसके अंदर है 8 प्रोटॉन और 8 क्या है यहाँ पे? न्यूट्रॉन।
बाय माई एजम्पशन एक्चुअली मास कितना होना चाहिए, 8 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ द क्या है न्यूट्रॉन, इतना होना चाहिए। पर उससे क्या आता है, कम आता है। उससे कितना आता है, m। तो ये जो मास डिफेक्ट है, ओके, ये जो मास डिफेक्ट है, देखो फिर ये मास है। अभी आइंस्टाइन ने बताया ना हमें ऊपर, मैंने बताया कि मास के पास क्या होती है, मास जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। मास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी होता है। तो इस पर्टिकुलर मास डिफेक्ट के पास कितनी एनर्जी रहेगी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू डालेंगे सी, मतलब 3 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर। तो इस मास के पास इतनी इक्विवेलेंट एनर्जी रहेगी, मास डिफेक्ट के पास, मास डिफरेंस। और ये इतनी एनर्जी, और ये जो इतनी एनर्जी है, अगर मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको दे दिया, तो ये जो है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन में जो हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, वो हो जाएगा। इसे ही क्या बोला जाता है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है उसको, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हुई चीज है। जो मास डिफरेंस है एक्चुअली में, और जो हमने अज्यूम किया है, तो उसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, इतनी। और वही एनर्जी अगर उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दी, तो यहाँ पे उसके अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। ओके। और एक दूसरा क्या है, देखो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, if the certain number of neutrons and proton are brought together to form the nucleus of certain charge and mass, the energy released in this process is called as binding energy। अगर मुझे कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मान लो मेरी इच्छा है कि मैं एक एटम बनाती हूँ, मतलब एक न्यूक्लियस बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन लिए, उनको कंबाइन करके मैं न्यूक्लियस बना रही, ठीक है। तो न्यूक्लियस बनने के बाद जो उसका मास रहेगा, वो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उसमें जो मास डिफेक्ट आएगा, उसमें जो मास डिफेक्ट रहेगा, उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी है, वो क्या होगी, रिलीज होगी इस प्रोसेस में। समझ में ये चीज है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, तो उस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, ठीक है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी दूसरा भी है कि उसको अगर सेपरेट करना है, तब जो एनर्जी देंगे उसे भी क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। आगे इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी तो निकाली पूरे न्यूक्लियस के लिए, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियन के अंदर एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे एक मान लो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो हर एक के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगेगी निकलने के लिए, दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, इसको ठीक से लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। क्योंकि न्यूक्लियस में दो है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, तो हमें पता होना चाहिए कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया, एटॉमिक मास नंबर ले लिया, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक नंबर, ये वाला तुम्हें याद रखना है। ओके। अभी कुछ पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें, देखो इसके रिलेटेड, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, बाइंडिंग एनर्जी तुमने एनसीईआरटी में अगर आप देखा होगा, अभी पॉसिबल नहीं यहाँ पे ड्रॉ करना, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखो यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारा एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है,
और 170 से कम है, तो 30 और 170 के बीच में जितने भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स आते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है उनकी, कांस्टेंट। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर ना, इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी ए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, अगर वो एटॉमिक नंबर उनका 30 से कम है या फिर 170 से क्या है यहाँ पे ज्यादा है, 170 से क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ये लाइट न्यूक्लियाई हो गया और ये क्या हो गया, हेवी न्यूक्लियाई हो गया। ओके, 30 से कम, 170 से ज्यादा, कम हो, इससे कम हो या फिर इससे ज्यादा हो, दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आएगा वो क्या रहेगा, लोअर ही रहेगा। क्या रहेगा, लोअर ही रहेगा, कम ही रहेगा। समझ में ये चीज है, यहाँ पे 30 से कम होने दो, 170 से ज्यादा होने दो, फिर भी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, कम ही रहेगी। किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है अभी, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। क्या देखना है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, देखो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि न्यूक्लियस में तो इतना बड़ा तो नहीं होता है, पर निकाल लिया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो है, दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी टाइटली। पर यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कूलम फोर्स। और ऊपर से यहाँ पे लाइव चार्जेस है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। फिर भी ये न्यूक्लियस बाउंड कैसे है, ये तो दूर दूर हो जाने चाहिए क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। पर नहीं, यहाँ पे एक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो उनको हेल्ड करके रखता है एक साथ। दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, चार्ज। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और ये फोर्स किस किस के बीच में होता है, दिस इज द बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव है। जब शॉर्ट रेंज हो तो उसका माइनस बहुत ज्यादा होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया मॉलिक्यूल के बीच में तो हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, या तो उसकी कम। तो दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स, अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑफ दी क्या है, यहाँ पे चार्ज है, इनके बीच में होता है। और कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, कूलम फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज प्रोटॉन का मास है ना, हम बोल रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी रहेगा, पर उसको इग्नोर करना है बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो ये जो फोर्स है, ऑब्वियसली इस फोर्स से क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। तो ये रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव ही रहता है। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस जो है टाइटली रहता है। इसलिए तो अगर बढ़ता जाए डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच का, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर फोर्स भी क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, आइडियली हम मानते हैं कि न्यूक्लियस जो स्टेबल है वो कब रहता है, 0.8 इतने डिस्टेंस पे। जब डिस्टेंस कितना हो, फर्मी, आर इज टू 0.8 फर्मी मीटर, इतना डिस्टेंस जब रहता है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। हमें पता है, पढ़ा भी हमने मैकेनिक्स में, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है
तो क्या रहते हैं, स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम है। कब, जब डिस्टेंस इतना होता है, मतलब वो स्टेबल है। अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस ये दोबारा अचीव हो ना। हम चाहते हैं हमेशा इतना डिस्टेंस रहे, स्टेबल चाहते हैं हम हर चीज। तो ये अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ जाए, हम ट्राई करेंगे कि ये डिस्टेंस दोबारा अचीव हो। उसके लिए कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उनके बीच। और अगर डिस्टेंस इससे कम भी हो जाए तो भी नहीं चलेगा ना, तो भी डिस्टर्ब हो रही पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, जब इतना होता है 0.8। एक्सपेरिमेंट से किया है। तुम लोग बोलोगे मैम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल कैसे है। जब एनर्जी मिनिमम होती है पोटेंशियल, तब आदमी स्टेबल होता है। एग्जाम्पल हमारे तौर पे ले लो, अगर हम बीमार है, भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, तो एक जगह चुपचाप पड़े रहते हैं, स्टेबल। और वही एनर्जेटिक हो तो इधर उधर जाते रहते हैं। इसलिए पोटेंशियल में एनर्जी मिनिमम इसी डिस्टेंस पे होती है। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए तो ये दोबारा अचीव करना है ना हमें, तो ये दोबारा अचीव करना है, इसलिए उस वक्त हम फोर्स ऑफ क्या लगेंगे, लगाएंगे, उस वक्त लगेगा बाय डिफॉल्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके। पर तो एक चीज बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को, एवरीवन। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में। व्हाट इज द न्यूक्लियर radius of what is the nuclear radius of Fe if that of 27 is 6.4 Fermi। ओके, क्या बोला है, न्यूक्लियर रेडियस बतानी है आयन Fe की। ओके, दिया है यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी है, दिस मच। कैसे निकालेंगे हम, रेशियो के फॉर्म से निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला आर नॉट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3 रेडियस ऑफ Fe अपॉन द रेडियस ऑफ L इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, आर नॉट 1/3। क्या कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा, A/A 1/3। Fe के लिए कितना है एटॉमिक मास नंबर, 125। देखो मैंने बोला था ये ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, नीचे रहता है, यहाँ पे नीचे कुछ दिया होता तो एटॉमिक नंबर होता। समझ में चीज है, देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें पता होती है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या लिखा है, हमें पता ही नहीं एटॉमिक मास कहाँ से यूज करना है। ओके, तो ये कितना हो गया 125 और ये कितना है 27।
ये हो गया एल एल। क्यूब रूट ले लेते हैं इसका। क्यूब रूट अगर मैंने ले लिया, अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 3। 125 टू द पावर क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट 5 और 27 का 3, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एल। तो ये कितना आ गया 5/3 इक्वल टू कितना, ये 6.4 को सॉल्व करो नियर अबाउट, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये होता है 10 और दिस इज द रेडियस। इस तरीके से कंपैरिजन से हमने उसको निकाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास डिफेक्ट के ऊपर करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट दी मास डिफेक्ट ऑफ हेलियम। क्या करना है, मास डिफेक्ट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है हमें, हेलियम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.00727 दिया है, तो वही यूज करना पड़ेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है 1.00866 दिया है, ओके। और उसके बाद मास ऑफ क्या दिया है हीलियम 4.001506। अब ये नंबर दिए तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करने को बोला है, मास डिफेक्ट बताओ। पहले तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, मास डिफेक्ट आता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस यहाँ पे क्या आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस सॉरी एटॉमिक मास इंटू जेड, ए माइ एटॉमिक मास माइनस जेड। मास ऑफ क्या हो गया यहाँ पे न्यूट्रॉन, और यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हेलियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, दिख रहा है ना यहाँ पे ये 2 है। और ए माइनस जेड की क्या करें हम लोग यहाँ पे बात, ए माइनस जेड कितना आएगा, देखो ये ए है और ये क्या है यहाँ पे जेड, ये ए है और ये क्या है यहाँ पे जेड, ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना दिया है 1.00727 प्लस ए माइनस जेड कितना आएगा 4 माइनस 2, 2 आ गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 ओके, इतना लिख लिया हमने। माइनस एम उसको बाद में डालेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, 2 से इसको कर लो, ओके, प्लस 2 से करो, ओके। नहीं एक जीरो ज्यादा लिख दिया मैंने यहाँ पे ना, एक ही जीरो है, तो ये वाला क्या हो जाएगा +1.0, ओके यहाँ तक हम आ गए। अभी बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस कितना डालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ हेलियम इज दिस मच। देखो एक तो पूरा का पूरा मास जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सीधा बोला है कि मास ऑफ हेलियम इतना है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका कुछ मास होता ही नहीं है, और पूरा का पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस पे होता है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहाँ पे जो मास ऑफ हेलियम दिया है वो मास ऑफ क्या है न्यूक्लियस है।
तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4.001506। तो इसको सॉल्व करो, कर सकते हो तुम लोग एडिशन, और इसको क्या करना है, बस माइनस करना है। तो वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 0.03036। ओके, एटॉमिक यूनिट। इतना इतना मास डिफेक्ट है। आगे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो उस वैल्यू से, वो 10⁻27 टर्म। फिर हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एम केजी में, फिर सी की वैल्यू डालो तो एनर्जी मिल जाएगी कि मास डिफेक्ट के इक्वल इतनी एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ या ना बताओ। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को। ओके, एमटीएस तलवारा स्कूल, गुड। बाकी लोग, बाकी लोग का ध्यान नहीं है सेशन के ऊपर। ओके लवप्रीत कौर, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी देखना है। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी मीन्स कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है that undergoes the decay and is referred to as the radioactive decay। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, it undergo decay, that's called radioactive decay। So in the nature there are the three radioactive decay। First one is alpha decay, दूसरा is beta decay, और तीसरा है यहाँ पे गामा डीके। ओके, व्हाट इज अल्फा डीके, जब न्यूक्लियस डीके होता है, ठीक है, डीके, तो उस समय जो चीज इमिट होती है, डीके हो रहा है ना, तो फिर वो इमिट करती है एनर्जी, कुछ ना कुछ इमिट करता रहता है। डीके हो रहा है मतलब कहा जा रहा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो डीके हो रहा है तो कुछ इमिट करता है, घट रहा है तो इमिट करता है। तो अल्फा डीके में क्या इमिट करता है, हीलियम न्यूक्लियस क्या इमिट करता है यहाँ पे, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्या करता है, वो इमिट करता है। बीटा डीके क्या है, इसमें क्या इमिट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब है कि जिनका मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है पर उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, मतलब पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अभी आप लोग बोलोगे मतलब हम पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन की बात कर रहे हो, नहीं, प्रोटॉन भले पॉजिटिव चार्ज है पर उसका मास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है क्या, नहीं ना। तो पॉजिट्रॉन अलग है, उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। दैट इज गामा डीके में क्या होता है, हाई एनर्जी जो है, हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इमिट करता है। हाई एनर्जी फोटोन जो है वो क्या होते हैं, इमिट्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी हमें क्या देखना है, फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखो
द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द हेवी न्यूक्लियस into two lighter nucleus of comparable mass. Okay, is called as nuclear fission. और ये कैसे होता है? हम उसके ऊपर एनर्जी जो है क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, और जब ये न्यूक्लियर फिजन होता है उसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या, हेवी न्यूक्लियस को हम जो है वो क्या करें, कंपेरेबल मास, मतलब जैसे मान लो एटॉमिक मास है यहाँ पे 240, एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 240 है, तो इसको ब्रेक कर दिया हमने 120 और किस में 120 में, इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे 120 और 120 में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो क्या होती है, इमिट होती है, और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, व्हेन द टू लाइट न्यूक्लियाई जैसे लेस देन 10 ए, उनको कंबाइन कर दिया और उनसे बना हेवियर न्यूक्लियस, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें भी एनर्जी जो है वो क्या होती है, इमिट होती है। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ओके, सन पे जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है सन पे। सन के ऊपर जो न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक मास 10 से क्या है, कम है, 10 से क्या है, कम है, फिर वो कंबाइन होते हैं और हेवी न्यूक्लियस बनता है, तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है, वही एनर्जी। इस तरीके से सन के पास क्या होती है, एनर्जी। तो सन फ्यूजन। ओके, यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे से। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, जो भी अल्फा बीटा देखे, कल हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एवरीवन क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? हेलो, ओके। तो कल ये पूरा पढ़ के आना आप लोग, फिर हम इसके ऊपर कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल गुड? ओके, ठीक है।